राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, राजस्थान का अपवाह तंत्र। देखो, राजस्थान के अपवाह तंत्र को अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं बेटा। पहला है, जो सबसे प्रमुख है, वो है आंतरिक प्रवाह की नदियां, या जिसे अपन बोलेंगे आंतरिक प्रवाह तंत्र। फिर है आपका अरब सागर वाला। कुछ नदियां जाकर कहां गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। देखिए भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा अगर कोई अपवाह तंत्र है तो वो कौन सा है भाई? आंतरिक अपवाह तंत्र है, जो कि कुल अपवाह तंत्र का कितना है तो 60%। ये आपको याद रखना है। अरब सागर है वो कितना है तो 17%। कितना है भाई? 17%। जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा का तो 23%। कितना भाई? 23। तो क्वेश्चन आता है, राजस्थान के संपूर्ण अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन सा है तो आंतरिक अपवाह तंत्र है। देखो, जो नदियां अरब सागर में गिरती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अरब सागर का अपवाह तंत्र। अच्छा, बंगाल की खाड़ी तक जैसे भी पहुंचती है तो सीधी नहीं पहुंचती, अपनी यहाँ चंबल नदी यमुना में मिलती है, यमुना जाके गंगा में, गंगा जाकर किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र में, और ब्रह्मपुत्र जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लेकिन जैसे तैसे पानी पहुंच जाता है, तो उसको अपन ने किससे जोड़ दिया? बंगाल की खाड़ी से। हाँ, कुछ नदियां हैं वो अपनी अरब सागर में जाकर गिरती है डायरेक्ट रूप से, जैसे माही नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदियां वो नदियां जो कि किसी भी, ना तो अरब सागर में जाएगी ना बंगाल की खाड़ी में, ना मतलब उनकी कोई बड़ी कोई सहायक नदी नहीं होगी जिससे कैसे भी उनका पानी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी तक चला जाए। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है तो आपका आंतरिक। 2 नंबर पे कौन सा है तो बंगाल की खाड़ी, और 3 नंबर पर कौन सा है तो अरब सागर। कौन सा भाई? अरब सागर। अब देखो भाई, आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं उनमें देखो उदाहरण जैसे घगर नदी। कौन सी भाई? उसके बाद में जैसे कांतली नदी। कौन सी भाई? कांतली नदी। उसके बाद में साबी, कांकने। उसके बाद में जैसे एक नदी आ जाती है आपकी रूपारेल, एक नदी आ जाती है आपकी खारी, एक नदी आ जाती है जैसे खंडेला, एक नदी आ जाती है जैसे डाई, एक नदी है मेनथा, एक नदी है जैसे बिल्कुल रूपनगढ़, इधर लिख देते हैं रूपनगढ़। एक नदी है जिसका नाम है कुकुंद नदी, एक नदी है जिसका नाम है भदाना नदी। इसके अलावा एक नदी है जिसका नाम है द्रव्यवती नदी। कौन सी भाई? द्रव्यवती नदी। ये सारी नदियां क्या है? राजस्थान की आंतरिक, मतलब थोड़ी बहुत दूर चलेगी और फिर क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। अच्छा, अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उनमें महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी है तो आपके लूनी नदी, उसके बाद में माही, उसके बाद में साबरमती, और आपके पश्चिमी बनास। बनास नहीं, कौन सी? पश्चिमी बनास। जबकि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनमें आपकी एक तो बनास और आपके चंबल। अच्छा, चंबल बनास की सहायक है, ठीक है, लेकिन बनास बड़ी नदी है तो अपन ने लिख दिया। तो ये आप एक तो डायग्राम बना लो भाई पूरा। तो राजस्थान का अपवाह तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा वो कौन सा है तो आंतरिक प्रवाह का। 2 नंबर पे कौन सा है तो बंगाल की खाड़ी का। कितना प्रतिशत बंगाल की खाड़ी तो 23%। अच्छा, अरब सागर का तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां आपकी माही, लूनी, आपकी साबरमती और पश्चिमी बनास। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है तो बनास और चंबल। बहुत भर के ले यार।
ऐसा कोई विद्यार्थी जो नदियों का टॉपिक पहली बार ही पढ़ रहा हो? हाथ खड़ा करो, तो इसमें शर्म क्या है, पहली बार पढ़। ठीक। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली बात समझ में आ गई क्या? किसी के नहीं आए तो दोबारा पूछ लो। कुकुंद, कु कु आदा न दे, कुकुंद। फिर है बदाना, फिर है द्रव्यवती। डाई, डाई के नीचे मेन था, डाई मेन था। अरे नहीं नहीं, तो पीले तो वेस्ट तो, अरे मुंडे मत। तो आंतरिक प्रवाह 60%, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी 23%। जो आंतरिक प्रवाह की नदियां उनमें प्रमुख कौन सी है? गगर नदी, कांकली नदी, साबी, कांकने, रूपारेल, खारी, खंडेला, डाई, मेंथा, रूपनगढ़, कुकुंद, बदाना, द्रव्यवती। ये एक एक याद हो जाएगी, डोंट वरी। जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो कौन सी है? तो लूनी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास। बंगाल की खाड़ी में बनास व चंबल, बंगाल की खाड़ी में बनास व चंबल। हेडिंग डालिए सबसे पहले, आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां। देखिए भाई, देखो, यहां से एक नदी आती है इस तरफ और आगे जाएगी कहां पर भाई? बंगाल की खाड़ी की तरफ। ये नदी है आपकी लूनी नदी। कौन सी नदी भाई? लूनी नदी। उसके अलावा यहां से एक नदी आती है, कौन सी नदी भाई? माही नदी। कौन सी नदी भाई? माही नदी। यहां से आती है आपकी कौन सी नदी? साबरमती। कौन सी भाई? साबरमती। यहाँ सिरोही के पास से आती है कौन सी नदी? तो पश्चिमी बनास। कौन सी भाई? पश्चिमी बनास। तो ये इधर वाली नदियां कहां पर जाएगी? अरब सागर में। अच्छा, यहां से एक नदी आती है, कौन सी नदी है? तो चंबल नदी। कौन सी नदी भाई? चंबल। चंबल में एक अरावली को काटते हुए एक नदी आकर मिलती है सवाई माधोपुर में। ये कौन सी नदी है भाई? बनास नदी। तो ये तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाली शाखा की हो गई। अब देखो भाई, कुछ नदियां हैं वो क्या होगी, जैसे ये एक नदी आएगी, ये पाकिस्तान में जाकर यहाँ पर विलुप्त हो जाएगी। कौन सी नदी है? गगर नदी। आपकी कुछ नदियां यहां से निकलती है और यहीं पे विलुप्त हो जाती है। तो जो राजस्थान से निकलकर राजस्थान में जो विलुप्त हो जाती है उन नदियों को अपन क्या बोलते हैं? तो आंतरिक प्रवाह की नदियां। या कहीं बाहर से आकर राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। ठीक बात है। तो देखिए, आंतरिक प्रवाह की पहली नदी लिखिए आप, घगर नदी। आंतरिक प्रवाह की पहली नदी कौन सी है? घगर नदी। देखो भाई, घगर नदी के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो देखो, इसे एक तो बोला जाता है प्राचीन सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी। इसे कहा जाता है द्वेषवती नदी या द्वेषदती। द्वेषदती। उसके बाद में इसे कहा जाता है सोतर नदी। इसे कहा जाता है नट नदी। और इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है।
इन प्राचीन नामों से क्वेश्चन आता है कि गगर का प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन सरस्वती नदी भी इसे बोला जाता था। अन्य नाम इसका द्वेष नदी है, सोत्र नदी है, नट नदी है। इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। देखिए भाई, गगर नदी का उद्गम कहां से निकलती है, तो ये नदी, वेरी गुड, शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश। शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में थोड़ी सी ये नदी कहां पर भाई, आपके पंजाब व हरियाणा में बहती है। पंजाब व हरियाणा में बहने के पश्चात कहां पर भाई, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान से, स्थान का क्या नाम है भाई, टिब्बी, टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो राजस्थान में ये नदी कहां से प्रवेश करेगी, टिब्बी हनुमानगढ़ से। कहां से भाई, टिब्बी हनुमानगढ़ से। जबकि इसका उद्गम कहां से होता है, तो शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से। लिखो, हो गया भाई। उद्गम कहां से होता है, तो शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश हैं। उसके बाद में थोड़ी पंजाब या हरियाणा में बहती है। फिर उसके बाद में कहा भाई, राजस्थान में हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान से। लिख लिया। यहां पर अपना जिला है कौन सा भाई, हनुमानगढ़। कौन सा भाई, हनुमानगढ़। यहां पर अपना जिला है श्री गंगानगर। यहां पर जिला कौन सा है, अनूपगढ़। कौन सा जिला भाई, अनूपगढ़। देखिए भाई, गगर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो शिवालिक की पहाड़ियां। कहां से भाई, शिवालिक की पहाड़ियां कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। देखो भाई, जब ये नदी आपके हरियाणा में आती है, तो हरियाणा में इस नदी के किनारे एक प्राचीन सभ्यता है भाई, जिसे अपन बोलते हैं बनवाली सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बनवाली सभ्यता है आपके हरियाणा में। कौन सी नदी के किनारे, तो आपके इसी गगर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे भाई, गगर नदी। हरियाणा में ये एक झील का भी निर्माण करती है भाई ये नदी। इस झील का नाम है ओटू झील। कौन सी झील भाई, तो ओटू झील भी कहां पर है, अच्छा बनवाली सभ्यता भी कहां पर है, तो हरियाणा में। बनवाली सभ्यता भी हरियाणा में। अच्छा, हनुमानगढ़ में कोई सभ्यता है क्या, बिल्कुल है भाई। देखो, हनुमानगढ़ में ये किस स्थान से प्रवेश करती है, तो इस स्थान का नाम है टिब्बी। तो किस स्थान से भाई, टिब्बी स्थान से। कहां से, टिब्बी से। जैसे ये टिब्बी से प्रवेश करती है, तो यहां हनुमानगढ़ में एक ये झील का निर्माण करती है भाई। इस झील का नाम है तलवाड़ा झील। कौन सी झील भाई, कहां पर है, तो हनुमानगढ़। उसके बाद में थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर एक सभ्यता इस नदी के किनारे डेवलप हो रखी है। इस सभ्यता को अपन बोलते हैं आपके कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे डेवलप, तो भाई आपके गगर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे भाई, देखो भाई, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, तो यहां से आती है आपकी आईजीएनपी। क्या आती है भाई, आईजीएनपी। इस हिसाब से बहती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। गगर नदी को आईजीएनपी किस स्थान पर काटती है, तो
ये स्थान है बड़ोपल। कौन सा स्थान है भाई? बड़ोपल। और बड़ोपल स्थान कहां पड़ता है? तो हनुमानगढ़ में। कहां पर पड़ता है? तो भाई हनुमानगढ़ में। कहां पर भाई? हनुमानगढ़ में। देखिए भाई, जब इस नदी में जब पानी ज्यादा आता है, या यहां पर अगर हिमाचल प्रदेश में बारिश ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान का एक शहर है भाई, उसका नाम है आपके फोर्ट अब्बास। ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है भाई। कहां तक भाई? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। बाकी ये 90% तो हनुमानगढ़ का जो मैदानी भाग है उसी में आकर क्या हो जाती है भाई? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? समाप्त हो जाती है। एक तो डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवा देता हूं। हो गया भाई? आराम आराम से बना लो, कोई नहीं। फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास। देखो, सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे? दो सभ्यताएं आपसे और पूछी जाती है यही हनुमानगढ़ में। एक सभ्यता है जिसका नाम है रंग महल। कौन सी? और एक है आपके पीली बंगा। एक कौन सी? पीली बंगा।
तो ये तीनों की तीनों ही कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। तीनों ही किसके किनारे हैं? गगर नदी के किनारे। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? कालीबंगा। तो चार तो सभ्यता स्थली हो गए, एक तो बनवाली हो गया, एक कालीबंगा हो गया, एक पीलीबंगा हो गया, और एक कौन सा हो गया? रंग महल। ये रंग महल भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में। आपने किले का नाम सुना है? भटनेर का दुर्ग। हनुमानगढ़ का पुराना नाम भी यही है। अच्छा, तो ये भटनेर का दुर्ग कहां पर है? तो हनुमानगढ़ में, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है ये। कौन सा भाई? भटनेर का दुर्ग। कौन सी नदी के किनारे? गगर नदी के किनारे। तो ये भी लिख लेना, भटनेर दुर्ग। हाँ, हनुमानगढ़ कौन सी नदी के किनारे? तो बेटा गगर नदी के किनारे। बटनेर दुर्ग। देखो, आप इसमें थोड़ा सा अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना, तो आपको एक कहानी समझ में आएगी कि गगर नदी पर जो जितने भी लगभग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबका ही संबंध कहाँ से है? हनुमानगढ़ से ही है। कहाँ से भाई? अच्छा, बड़ोपल कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ में। आईजीएनपी किसको काटती है यहाँ पर? गगर नदी को। किसको भाई? जो यहाँ से आपको पता है हरिके बेरा से आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ रही है, ये कहां पर भाई? बड़ोपल नामक स्थान, जो कि कहां पर है? आपके हनुमानगढ़ में है। कहां पर है भाई? हनुमानगढ़। तलवाड़ा झील, कालीबंगा, पीलीबंगा, आपके रंगमेल, हनुमानगढ़ में। अच्छा, भटनेर का दुर्ग तो हनुमानगढ़ में, भटनेर का दुर्ग तो हनुमानगढ़ में ना। अच्छा, हरियाणा में एक तो ध्यान रखना है कि बनवाली सभ्यता, और दूसरा कौन सा? ओटू झील। ओटू झील कहां पर है? तो हरियाणा में। आपके ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो टीबी नामक स्थान से। कहां से भाई? टीबी नामक स्थान से। लिख लिया? अब आप इसमें लिखिए, उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी राजस्थान में, एकमात्र नदी। तो उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो आपकी घगर नदी है। कौन सी नदी भाई? घगर नदी। देखो भाई, घगर नदी आंतरिक प्रवाह की, वेरी गुड, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, पूरे भारत की भी ये सबसे लंबी नदी है आंतरिक प्रवाह में। तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। घगर के प्रवाह को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है, या घगर का जो पाट है या प्रवाह है ना, अगर यहां से ऐसे भी, घगर के पाट या जहां से वो घगर नदी बहती है, उसको क्या बोलते हैं? नाली। नाली कहा जाता है। अच्छा, जो घगर नदी आपके हनुमानगढ़ में जो मैदान तैयार करती है, घगर नदी द्वारा निर्मित हनुमानगढ़ के मैदान को बग्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बग्गी कहा जाता है। घगर का जो प्रवाह है वो आपके हनुमानगढ़, श्री गंगानगर व अनूपगढ़। कोई बहुत ज्यादा बारिश आती है तो ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अच्छा, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान से भी।
कई हजारों लाखों वर्ष पूर्व ये जो नदी है, ये आपकी आज का जो हनुमानगढ़ है, आपका गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, यहाँ तक बहती है। तो जैसलमेर में अगर आप कभी जाएं, तो जैसलमेर में जैसे ही आप पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर आपको मतलब इस नदी का जो प्राचीन साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, चट्टानों को काटते हुए ये नदी, तो वहां पर वो जो पानी से कटी हुई चट्टानें हैं उनके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं भाई। ठीक बात है। तो इस नदी को वैसे प्रवाह जैसलमेर में भी इसे हाकरा ही कहा जाता है ना, हाकड़ा समंदर या समुद्र। ठीक बात है। तो क्वेश्चन आता है कि घगर नदी के प्रवाह को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसमें इसे क्या कहा जाता है, तो हाकड़ा या हाकरा कहा जाता है। ठीक बात है। अच्छा, सिंध प्रांत तक ये पहुंचती नहीं है। ठीक बात है, लेकिन प्राचीन काल में इसको क्या नाम दिया गया है, तो हाकरा। लिख लिया? हो गया सभी का? लिखो पाकिस्तान में इसके प्रवाह को, या पाकिस्तान में घगर को। तो ये कौन सी नदी भाई आपकी? घगर नदी। देखो भाई, घगर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, फिर उसके बाद में पंजाब, फिर ये हरियाणा में आती है। हरियाणा में ध्यान रखना इस पर, एक तो है बनवाली सभ्यता, कौन सी सभ्यता, उसके बाद में यहाँ पर है ओटू झील, कहाँ पर भाई, हरियाणा में। उसके बाद में ये नदी प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो टिब्बी नामक स्थान से। किस स्थान से भाई? उसके बाद में हनुमानगढ़ में इसमें है आपके कौन सी, तलवाड़ा झील। कौन सी झील भाई? तलवाड़ा झील। उसके बाद में हनुमानगढ़ में जो आपके सभ्यता स्थल है वो आपके कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये सभी जो सभ्यता स्थल है किस नदी के किनारे है, तो घगर नदी के किनारे। आईजीएनपी घगर नदी को कहाँ काटती है, तो बड़ोपल में काटती है। अच्छा, बड़ोपल कहाँ है, तो हनुमानगढ़ में। कहाँ पर भाई? प्राचीन जो आपका दुर्ग है बटनेर का दुर्ग, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, कौन सी नदी के किनारे है भाई? घगर नदी के किनारे। घगर नदी के पाट व या प्रवाह को क्या बोलते हैं, तो नाली बोलते हैं हनुमानगढ़ में। अच्छा, जो घगर नदी हनुमानगढ़ में जो उपजाऊ मैदान बनाती है उनको बग्गी बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? अच्छा, जब भारी बारिश होती है तो ये कई बार क्या नदी पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक स्थान से तक पहुंच जाती है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में अधिक बारिश होने से राजस्थान का कौन सा शहर जलमग्न हो जाता है, तो वो कौन सा है भाई? हनुमानगढ़ का हनुमानगढ़ जंक्शन है ना। तो हनुमानगढ़ जंक्शन है, उसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो क्या है भाई, बाकी जो भाग है उससे थोड़ी कम है। तो लिख लेना। अब तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन अधिक वर्षा के समय जलमग्न हो जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि अजमेर या पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने से आपके बाड़मेर तक क्या आ जाती है भाई? बाढ़ आ जाती है ना, बालोतरा। तो बालोतरा भी क्या, थोड़ा समुद्र तल से नीचा है, उसकी नीचाई थोड़ी ऊंचाई कम है। तो वहां पर क्या भाई, अगर पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक बारिश होती है तो यहाँ का पानी कहाँ तक जाता है भाई? लूनी नदी का, आपको पता है, बाड़मेर तक जाता है। हो गया भाई। अगली नदी देखो भाई, कांतली नदी। क्या हो गया? कांतली नदी। तो कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है भाई?
खंडेला की पहाड़ियां सीकर। अच्छा, जीण माता का नाम सुना आपने? जीण माता से थोड़ा सा आगे चलते तो एक गांव आता है रेवासा। अच्छा, वहां पर एक खारे पानी की झील भी है। रेवासा से थोड़ा सा आप आगे जाते तो कौन सा आता है? खंडेला ही आता है, उसके बाद में खंडेला। तो खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है भाई? कांतली नदी। कौन सी नदी भाई? कांतली नदी। देखो भाई, कांतली नदी, सीकर, उसके बाद में अब नया जिला कौन सा बन गया? तो नीम का थाना। और उसके बाद में फिर आपके झुंझुनू। झुंझुनू में, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर, चूरू में प्रवेश नहीं करती, उससे पहले क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इस नदी की कुल जो लंबाई है वो लगभग 100 किलोमीटर मानी जाती है। कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 100 किलोमीटर। देखो भाई, क्वेश्चन आता है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? गगर नदी। लेकिन देखिए, आप गगर नदी को देखते हैं तो गगर नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से। कहां से भाई? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन भी लिख लो, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गगर नदी। दूसरे देश में जाती है तो लिख लो, गगर नदी में लिख लेना। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी भी है ये, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी भी है ना। तो कौन सी नदी है भाई? अच्छा, इसका उद्गम कहां से होता है? तो हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, कई बार ये पाकिस्तान में भी चली जाती है। तो पूर्ण रूप से इसका प्रवाह राजस्थान में नहीं है। हाँ, आंतरिक प्रवाह की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है भाई? गगर नदी है, राजस्थान से होकर गुजरती है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये भी आए ना कि आंतरिक प्रवाह की हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी गगर नदी है। कौन सी है भाई? गगर नदी है। देखना भाई, लेकिन अगर पूर्ण बहाव देखा जाए, पूर्ण बहाव की दृष्टि से देखो, इसकी ओरिजिन, उत्पत्ति भी कहां से हो रही है? राजस्थान में सीकर से। समाप्ति भी कहां हो रही है? झुंझुनू में हो रही है। तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कांतली। अच्छा, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो है गगर, लेकिन शब्द अगर उसके सामने जुड़ा हुआ है ना कि बताइए पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपके कांतली नदी लिखो। एक मुझे याद तो नहीं है, एक कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन था, जैसे लूनी नदी के प्रवाह को अपन क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। अच्छा, कांतली नदी के प्रवाह को तोरावाटी बोला जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ये जो गगर नदी है, इसके प्रवाह को श्री गंगानगर में क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है सोडावाटी। तो सोडावाटी का संबंध किससे है? श्री गंगानगर से है, ध्यान रख लेना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख लेना सोडावाटी। क्या हो गया? पूर्ण भाव की दृष्टि से देखो, जैसे आंतरिक प्रवाह तो समझ गए, पहले सबसे पहले आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह किसको बोलेंगे? कि जो भारत का जो स्थलीय भाग है, इससे कहीं से उत्पत्ति होगी और ये भारत के स्थलीय भाग पर, जमीन पर ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ये भारत से बाहर नहीं जा रही ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? या ये किसी भी समुद्र में नहीं जा रही, तो इस नदी को अपन क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रवाह। अगर ये नदी अरब सागर में गिर गई तो इसको क्या बोलेंगे? अरब सागर में गिरने वाली नदी। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में गिर गई तो इसको क्या बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी में। अच्छा,
फिर अगला क्वेश्चन था कि देखो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो गगर नदी का बेटा उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से। कहां से? हिमाचल प्रदेश के बाद में वो कहां पर भाई? पंजाब में। उसके बाद में हरियाणा में, उसके बाद में राजस्थान में, और उसके बाद में कहां तक चली जाती है? पाकिस्तान में जाकर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। लेकिन ये अरब सागर में नहीं जाएगी। अच्छा, ये देखो आंतरिक प्रवाह की नदी हुई ना, किसी समुद्र में नहीं जा रही, तो इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रवाह की। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 450 किलोमीटर है। घगर नदी की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर। अच्छा, तो अगर भारत ये राजस्थान से गुजर रही है भाई, तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई? घगर नदी। कौन सी नदी? लेकिन कोई नदी यहां राजस्थान से ही निकले और राजस्थान में विलुप्त हो जाए, तो इसका तो पूरा का पूरा जो बहाव क्षेत्र है वो कहां पर है? अपने राजस्थान में ही है भाई। राजस्थान में ही है। राजस्थान के किसी जिले से निकली, राजस्थान में खत्म हो गई। तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी है कांतली। कौन सी भाई? कांतली। देखो भाई, वैसे तो लंबी कौन सी है? गगर नदी। कौन सी नदी? गगर नदी। लेकिन पूर्ण बहाव मतलब राजस्थान से ही निकले और राजस्थान में समाप्त हो जाए, वैसी नदी कौन सी है? तो कांतली नदी। हो गया? लिख लिया सभी ने? अच्छा देखो, यहां पर अपना जिला पड़ता है सीकर। सीकर में कौन सी पहाड़ियां भाई? खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ियों से नदी निकलती है, कौन सी भाई? कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। कांतली नदी खंडेला से निकलने के बाद में कहां पर भाई? आपके नीम का थाना में प्रवेश करेगी। कहां पर? नीम का थाना के बाद में ये झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है भाई। किसको भाई? झुंझुनू को। किसको भाई? झुंझुनू को। देखो भाई, नीम का थाना में इसके किनारे एक प्राचीन सभ्यता स्थल है भाई। वेरी गुड। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? तो नीम का थाना। कहां पर भाई? नीम का थाना। और ध्यान रखना ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। जो ताम्रयुगीन जितनी भी सभ्यता है ना, देखो ताम्रयुगीन में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो, सबसे पहले पत्थर का युग था, तो उसको क्या बोलते थे? पाषाण कालीन। या अगर आप ये कह दो पत्थरकालीन सभ्यता, तब भी गलत थोड़ी होगा? नहीं होगा। उसके बाद में जो मनुष्य ने पहली धातु खोजी वो कौन सी भाई? तांबा खोजी। तो जब तक तांबा ही खोज चल रही थी, तांबे के औजार, तांबे के बर्तन, तब उसको क्या बोलते थे? ताम्रयुगीन सभ्यता। अब किसकी खोज हो गई है? लोहे की, है ना? तो अब खोज तो सोने की भी हो गई है, लेकिन देखे है सोने के बर्तन वगैरह वगैरह? नहीं देखे, है ना? तो अब सबसे ज्यादा प्रयोग में क्या आ रहा है? लोहा आ रहा है। तो अब अपन इसको क्या बोलेंगे? लोहे युगीन सभ्यता बोलेंगे। तो अपन जैसे मर जाएंगे, दब जाएंगे, इधर हो जाएंगे ना, पितर वितर, बाद वाले पढ़ेंगे तो ये कहेंगे लोहे युगीन सभ्यताओं के साक्ष्य मिले हैं। जहां पर ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर था जिसमें टेबलों पर ऐसे ऐसे बच्चे बैठे थे, अचानक गिरने से हो सकता है मृत्यु हुई, है ना? ऐसा पापड़ बने हुए बच्चे कहाँ से प्राप्त हुए? अजमेर में गोगरा घाटी के पास है। तो गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। अच्छा, यहां से क्या मिले तो बताओ? देखो, तांबे के तो उपकरण मिले ही हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ पर चांदी के कहां से मिलेंगे? यहाँ से 400 मछली पकड़ने वाले कांटे मिले हैं, बोलो, है ना? अच्छा, तो भाई मछली के वो कांटों से ये पता है, मतलब कोई बेल वेल को तो पकड़ते नहीं थे। तो यहाँ पर ये क्या भाई, पुराने काल में मतलब माहौल अच्छा था इसका, है ना? किसका? कांतली नदी का। कांतली नदी बहती थी भाई, तभी यहाँ मछलियां होती थी। ठीक बात है। तो प्राचीन काल में यहाँ से मछली पकड़ने वाले कांटे। अच्छा, हो सकता है ऐसे ये चलती भी नहीं हो, मछली पकड़ने वाले कांटों का यहाँ पर कारखाना हो, भेजा जाए उनको कहाँ पर? दूसरों में। ऐसा भी हो सकता है भाई, है ना? लेकिन अपने वालों ने यहाँ पर ये की, यहाँ से भाई 400 मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। कहां से भाई? गणेश्वर सभ्यता से। कहां से भाई? गणेश। अच्छा, झुंझुनू में भी इस पर एक सभ्यता है। वेरी गुड। सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कहां पर है? झुंझुनू में। गणेश्वर सभ्यता निमका था। लिख लो। तो
आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी, लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो है कांतली। बेटा समझ में तो आ रहा है? तुम तो क्या कुछ रहे बेटे 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 का पहली कहीं दिया कुटीज वाला शाक लक्षण आता है ना, तो भाई थार माता में खा जावे एक हथेलियों में खुजली चलती है तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ, उसका मतलब है एलर्जी, है ना। तुरंत रूप से आप जाकर एविल की गोली लो, हो सकता है वो बढ़ भी जाए। हथेली में खा जावे कि हाँ तो पीसा बड़ा है थारे के। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर बेटा? नीम का था। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता। अच्छा, सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? तो झुंझुनू में। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में, कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। अच्छा, एक लाइन और लिख लेना बस कि कांतली नदी के प्रवाह को तोरावाटी कहा जाता है। अच्छा, एक शब्द है शेखावाटी, तो शेखावाटी में सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, जबकि तोरावाटी में केवल सिक्कर, नीम का थाना, झुंझुनू। तोरावाटी में चूरू शामिल नहीं होगा। अच्छा, शेखावाटी में चूरू शामिल है भाई। शेखावाटी में तो अपन कहते हैं ना चूरू, सिक्कर, झुंझुनू और आपका कौन सा हो गया? नीम का थाना। जबकि तोरावाटी में केवल कौन सा होगा? सिक्कर में बह रही है, नीम का थाना में बह रही है और झुंझुनू में बह रही है। अच्छा, मैंने आपको जब अर्ध शुष्क जो भौतिक प्रदेश पढ़ाए तब मैंने आपको शेखावाटी प्रदेश बताया, उसमें था आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र कौन सा है? तो आपका शेखावाटी प्रदेश है। अच्छा, वो आंतरिक जल प्रवाह का मुख्य कारण क्या है? कांतली नदी। कौन सी भाई? कांतली नदी अगर जमीन के ऊपर बहेगी तो जाहिर सी बात है रिस्क पानी कहां पर जाएगा भाई? नीचे जमीन में जाएगा। अच्छा, फिर वहां पर कुएं ट्यूबवेल में पानी अच्छा मीठा पानी होता है। उसका कारण क्या है? कि यहाँ पर कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो कांतली नदी के प्रवाह को क्या बोलते हैं भाई? तोरावाटी। एक नदी और लिख लो, काकनी या काकने या मसूरदी। काकनी, काकने या मसूरदी नदी। इस नदी का जो उद्गम होता है जैसलमेर में एक जगह है भाई, कोटड़ी गांव। तो कोटड़ी गांव की जो पहाड़ियां हैं उससे किस नदी का उद्गम होता है भाई? कांकनी, कांकनी या मसूरदी नदी का। देखो भाई, इसका जो समापन होता है वो होता है मीठा खाड़ी या मीठी खाड़ी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मीठा या मीठी खाड़ी कहां पर है? तो जैसलमेर में है। कहां पर है भाई? जैसलमेर में। और ध्यान रखना, ये जो अपने रास्ते में एक झील का निर्माण करती है वो है बुज झील। बुज झील को जल आपूर्ति कौन सी नदी करती है? तो और ध्यान रखना, आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक क्या सभी प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, सबसे
छोटी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी तो घग्गर नदी। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे तो कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है तो कांकने या मसूरदी। कौन सी भाई? इसकी लंबाई मात्र कितनी है तो 17 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 17 किलोमीटर। लिख लो। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।